गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक जो अपने चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके सभी ऑर्गन्स पढ़े हैं और उसकी ग्लैंड्स पढ़ी है। तो आज हम उनके ऑर्गन्स और ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले एंजाइम और उसके फंक्शन और उसकी फंक्शन साइट उन सबको एक डिटेल एक टेबल में डिस्कस करते हैं। और ये अपना आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट स्टेज है, यानी कि लास्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो आइए देखो, ये मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन या ग्लैंड्स, उससे सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स, उससे एंजाइम का फंक्शन है वो, और साइट ऑफ एक्शन यानी कि कौन सी साइट पे या कौन सी जगह पर वो फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब कि आप सभी को पता है कि लार ग्रंथियां, यहाँ मैं थोड़ा हिंदी वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। लार ग्रंथियां यानी कि लार ग्रंथियां कहाँ होती है? मुंह में पाई जाती है, बकल कैविटी है यानी कि माउथ के अंदर पाई जाती है। लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा वापस रिवाइज करें तो ये 3 टाइप की होती है। ये अपने अंदर से सलाइवा का सीक्रेशन करती है जो एल्कलाइन मीडियम का होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां ये एंजाइम सीक्रेट करती है, टाइलिन या एमाइलिस। ये एंजाइम करता क्या काम? देखो, हमने डाइजेशन की बात की थी, तो डाइजेशन में हमने सबसे पहले ही बात की कि जो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो लार ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होने वाला एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह के अंदर रखते ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। और इसका साइट ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि माउथ के अंदर ही होता है, तो साइट ऑफ फंक्शन होगा वो होगा माउथ कैविटी। याद रखना, माउथ कैविटी या बकल कैविटी एक ही बात है, नॉर्मल से दोनों सेम ही बात है। यानी कि माउथ कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं तो माउथ कैविटी यानी कि मुंह खुला होने पर अंदर की तरफ दिखने वाला कैविटी नुमा स्ट्रक्चर है। बकल कैविटी मतलब कि वही है जो दांतों के आसपास वाला एरिया, सेम बात है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, इससे सीक्रेट होने वाला एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन। इनका मीडियम आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मीडियम। यानी कि फिर बात करते हैं हम सेकंड अपना है वो है ग्लैंड स्टमक, सॉरी ऑर्गन स्टमक है, जो जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। यानी इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाएगी, वो अपने अंदर से एंजाइम का सीक्रेशन करेगी। देखो, स्टमक 2 टाइप के एंजाइम का सीक्रेशन करती है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन क्या होता है? देखो, पेप्सिन तो आपको सभी को पता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना रेनिन एंजाइम। देखो, रेनिन एंजाइम के लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेनिन एंजाइम होता क्या है? देखो, छोटे बच्चों के अंदर दूध के पाचन की क्षमता को बढ़ाने के लिए या दूध को पचाने के लिए एक प्रकार का एंजाइम काम करता है जो कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे दूध का या दूध का मिल्क का पाचन हो जाता है। बड़े या एडल्ट लोगों के अंदर दूध का पाचन आसानी से नहीं होता क्योंकि ये एंजाइम धीरे धीरे कम हो जाता है इसका सीक्रेशन। तो बात कर रहे थे स्टमक की, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये 2 टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करती है। पेप्सिन हार्मोन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और रेनिन हार्मोन है वो कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। इसका साइट ऑफ एक्शन होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक वॉल। यानी कि मैं बात करूं तो ये सीक्रेशन करती है अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक वॉल से, और स्टमक के अंदर इसका क्या होता है? साइट ऑफ एक्शन होता है। लेकिन इसके मीडियम की मैं बात करूं तो इसका मीडियम हमेशा एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम रहेगा। एकमात्र या ओनली वन ऐसा स्टेप है या इसका ऐसा साइट है जहां पर केवल और केवल मीडियम एसिडिक रहता है, बाकी सब जगह आप देखोगे वहां पर एल्कलाइन ही रहेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या पाई जाती है? स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है, एसिड एक प्रकार का एसिड है, तो इसका मीडियम एसिडिक रहेगा। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड ग्लैंड की, पैनक्रियास, यानी कि इसे बोलते हैं अग्नाशय। इधर थोड़ा मैं हिंदी लिख देता हूं, वापस देखो। स्टमक इसको बोलते हैं आमाशय, पैनक्रियास मतलब कि अग्नाशय। ये एक प्रकार की ग्लैंड है। देखो, पैनक्रियास 6 टाइप के एंजाइम का सीक्रेशन करती है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियसेज। इन सब के अंदर ये तीनों नीचे वाले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। हम सबको एक एक लेकर डिस्कस करते हैं। एमाइलेज वही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा क्योंकि लार द्वारा भी सीक्रेशन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन दोनों एंजाइम हैं जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना, प्रोटीन का पाचन होता है
पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है और ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। स्टार्च का माल्टोज, ये आपको बेसिक टर्म याद रखनी होगी। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स किस में कन्वर्ट होती है, डीएनए आरएनए किस में कन्वर्ट होते हैं और प्रोटीन कैसे तरह कैसे, ये सब का आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अगर इसकी टर्म्स आपको सबको पता है तो इसका साइट ऑफ एक्शन पता चल जाएगा और साइट ऑफ एक्शन पता चलने पर इसका ग्लैंड्स या ऑर्गन्स का नाम पता चल जाएगा। तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सेकंड नंबर इसका ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और थर्ड नंबर है ट्राइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। याद रखना जो भी पेप्टाइड बना है प्रोटीन से पेप्टाइड, इसको या प्रोटीन या पेप्टाइड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड बहुत सारे के होता है, लगभग 40 से 60 टाइप के ह्यूमन बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। उसके बारे में डिटेल में करेंगे कि ये 10th लेवल का आपका वीडियो है, इसका इतना पूछा नहीं जाता आपसे। फिर फिफ्थ नंबर है लाइपेज। लाइपेज फैट्स, वो फैट्स को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। याद रखना फैट्स का पाचन होता है वो केवल और केवल लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। किसके अंदर होता है, पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला एंजाइम और साइट ऑफ एक्शन रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि पैनक्रियाज अपने अंदर सीक्रेशन करने वाला सारे एंजाइम को किसके अंदर भेजता है, किसके अंदर उड़ेलता है, ये बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड वाला एंजाइम है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए तथा आरएनए, उन सबको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी साइट ऑफ एक्शन। तो इन सभी की साइट ऑफ एक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि ये सारा काम कहां पर होता है, इनको इनमें कन्वर्ट करने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सीक्रेशन कौन करता है, पैनक्रियाज करता है। फिर अपना फोर्थ नंबर है लीवर। लीवर ओनली वन एक बाइल जूस या बाइल सॉल्ट का सीक्रेशन करता है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कन्वर्जन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉल ग्लोबुलस। इसका काम ये होता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन करना। नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो लीवर द्वारा सीक्रेट होने वाला जो बाइल जूस होता है वो फैट का इमल्सन, मतलब कि फैट को धीरे धीरे छोटे छोटे बूंदों के रूप में तोड़कर अलग अलग भेजता है, या कोई भी प्रकार के बड़े या कठोर पदार्थों को ये तोड़ने में मदद करता है। इसका साइट ऑफ एक्शन भी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बार बार आ रहा है, आगे भी आएगा। तो पहले भी हमने जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था पूरा, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो भी डाइजेशन होता है वो फूड का वो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इसके बाद आगे के और लेते हैं ऑर्गन और ग्लैंड्स। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था 4 टाइप के ऑर्गन्स या ग्लैंड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। अभी लास्ट बचा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन करती है, वो एंजाइम क्या फंक्शन करता है और उनका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, उसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमने जब भी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो मैंने एक बात बताई थी कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो मैक्सिमम टाइप्स के एंजाइम भी यही सीक्रेट। तो देखो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कहीं पर ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या ग्लैंड्स मिलते हैं, सॉरी कहीं पे इंटेस्टाइनल वॉल मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग होता है। या देखो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इंटेस्टाइनल वॉल बोले तो भी सबसे बड़ी वॉल ऐसी क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंथ की होती है। तो इसका पहला एंजाइम देखते हैं माल्टोज। ये माल्टोज पहले भी हमने पढ़ा है। माल्टोज है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि इसका मीडियम अगर एल्केलाइन है तो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो भी एंजाइम सीक्रेशन होगा वो अपना जो भी प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट के तौर पर देगा, उसका भी मीडियम एल्केलाइन ही रहेगा। तो हमने इससे पहले एक ही ऐसा ऑर्गन की बात की थी जिसका मीडियम स्टोमक का जिसका मीडियम था एसिडिक था। उससे पहले जो भी हमने ग्लैंड्स या ऑर्गन्स की बात की थी उनका सबका मीडियम कौन सा था, एल्कलाइन था। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सोचने की बात है यहाँ पे रिजल्ट के तौर पर जो मिल रहे हैं वो सारे एल्कलाइन ही मिलेंगे, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन सा ऑर्गन या ग्लैंड्स है, कौन से इसके एंजाइम है, इसका वर्क क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, वो उसके मीडियम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो माल्टोज है, जो माल्टोज एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पे जो भी पीछे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज या गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, यहाँ पे मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड या फिर शुगर या एमिनो एसिड, इन सब की मैं बात करूंगा। तो याद रखना मैक्सिमम जो भी एंजाइम के जो नाम होगा उनका कन्वर्जन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे कि लैक्टोज, तो लैक्टोज जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। याद रखना लैक्टोज एंजाइम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ता है। तो इसमें देखो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को देखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज से मिलेगा। तो ये सारे एंजाइम रहेंगे, उनका मीडियम एल्कलाइन रहेगा। तो देखो नेक्स्ट एंजाइम था लैक्टोज, जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसका तीसरा है सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ता है। ये सारे ग्लूकोज ही है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है वगैरह, ये सारे ग्लूकोज है। फोर्थ है इंपॉर्टेंट लाइपेज, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है।
लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। मैंने बात की थी यही एक ऐसा एंजाइम है जो फैट का कन्वर्जन करता है। बाकी हमने लाइपेज पीछे वाले ऑर्गन्स में पढ़ा था, वो भी फैट को फैटी एसिड में तोड़ रहा था, लेकिन एंजाइम वो अकेले था, लाइपेज था, दूसरा कोई नहीं था। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड एंजाइम। इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है, लेकिन याद रहे न्यूक्लियोसाइड एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए, उनको न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर में बदलता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इन सब के बारे में आपको हायर क्लास में पता चलेगा कि ये होता क्या। अब इतना याद रखें कि कुछ ना कुछ न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐसा मिलता है जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इसको हम आगे जब भी हम ब्लड या न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। लेकिन याद रहे आपको न्यूक्लियोसाइड एंजाइम हमेशा न्यूक्लिक एसिड को प्लस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बदलता है और उसके साथ एज रिजल्ट के तौर पर शुगर बनेगी। जहां पे भी आपको न्यूक्लिक एसिड वर्ड मिलेगा वहां पर शुगर मिलेगी मिलेगी। कैसे, देखते हैं आगे। फिर देखते हैं, देखो डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर बदलता है, अमीनो एसिड में बदल दिया। अमीनो एसिड बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग 40 to 60 टाइप से अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फिर है 7 फॉस्फेटेज एंजाइम। मैंने बात की थी फॉस्फेटेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड वर्ड आ गया तो इसके अंदर को ये किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। मैंने बताया था शुगर कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी ही मिलेगी। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, आपने थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन वगैरह जो डीएनए के अंदर पाए जाने वाले बेस वगैरह होते हैं, उसका नाम सुना था, वही नाइट्रोजन बेस होता है। इसको हम आगे से डिस्कस करेंगे। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर सीक्रेट होने वाला एंजाइम जो 7 टाइप के होते हैं उनको पढ़ा, उनके फंक्शन को पढ़ा। इनके अंदर इंपॉर्टेंट है देखो एक फॉस्फेटेज, डाइपेप्टाइड और न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये चारों है, सॉरी ऊपर वाले ये हमने पहले डिस्कस कर लिए और इनका रिजल्ट के तौर पर ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन इसका अलग बनेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर, इसका डाइपेप्टाइड का अमीनो एसिड बनेगा और फॉस्फेटेज का नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर बनेगा। और इसका साइट ऑफ एक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर डाइजेशन वहीं पर होता है। तो हमने आज क्या देखा, आज हमने टेबल के तौर पर ऑर्गन्स और ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एंजाइम और उसका फंक्शंस और उसका साइट ऑफ एक्शन पढ़ा, और इसी के साथ अपना जो डाइजेशन वाला जो टॉपिक था वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो हमने इससे पहले बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि हमने जो भी सेल्स के अंदर एनर्जी के रूप में एटीपी के रूप में जो एनर्जी जाती है उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं सेल्स को और भी एनर्जी मिलती है, वो किस माध्यम से मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना सेकंड नंबर जो सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन। आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। नॉर्मल में बात करें तो सांस लेना और छोड़ने की जो एक प्रोसेस होता है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नॉर्मल से देखो इसकी डेफिनेशन हम अपने हिसाब से आराम से और अपने लेवल से अकॉर्डिंग जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन बढ़ती रहती है। नॉर्मल से मैं बोलूं कि रेस्पिरेशन क्या होगा, तो रेस्पिरेशन आप इतना सा यहां से लिख सकते हो या समझ सकते हो कि ऑक्सीजन यानी O2 का सेल के अंदर जाना और CO2 का सेल से एक्सपेल आउट होना है, बाहर की तरफ जाना, ये जो प्रोसेस रहेगा ये हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं। अब देखो ये ऑक्सीजन और CO2 का अंदर जाना और CO2 को बाहर आना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बीच में जो जो ऑर्गन्स काम करते हैं इसके अंदर जो जो रिएक्शंस होती है उसके बारे में डिटेल में जिस सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नॉर्मल सी मैं बात करूं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि जो भी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है कोशिकाओं के अंदर जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करती है एनर्जी के रूप में उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और इजी में मैं बताना चाहूं तो जो भी आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, किसके अंदर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर लेते हैं। अब देखो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पंपिंग सिस्टम होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है और वापस आते समय CO2 छोड़ता है। तो लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनके थ्रू ये ऑक्सीजन डायरेक्ट क्या होती है सेल्स के अंदर पहुंचती है। इसके इनके अंदर हेल्प करता है, वो करता है ब्लड करता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ब्लड इसमें हेल्प करता है और ब्लड ही डायरेक्ट किसको लेके जाता है, इन ऑक्सीजन को सेल के पास लेके जाता है और सेल में ऑक्सीजन देता है, वापस आते समय CO2 को कैन करके वापस लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स वापस CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस जो रहता है वो चलता रहता है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक वर्ड आ गया है या एक आदमी काम कर रहा है, ये ब्लड जिसके बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि ब्लड क्या होता है, क्या काम करता है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा अपना हेल्प करता है। देखो ब्लड को मैं बताता हूं यहाँ पे, तो होता क्या है, ब्लड
ब्लड के अंदर आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन जो भी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई है, उस ऑक्सीजन को, ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी कि अपने साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बॉन्ड बनाता है उसको समझते हैं यहाँ पे। ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है प्लस ये ऑक्सीजन जो हमने अंदर की तरफ ली है वो, अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ एक छोटा सा बॉन्ड बना देता है, उसको पकड़ कर रखेगा। याद रखना ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ही वीक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक प्रकार का बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन कहीं दूसरी तरफ या अलग वे में या अलग कार्य में ले जाए, इसके साथ जुड़ी रहे और जिस सेल के पास ऑक्सीजन को लेके जाना है उस सेल के पास ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन उसको पकड़ के लेके जाता है और वहां पे छोड़ देता है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का बॉन्ड बनाता है कौन? हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई चिपकी हुई रहती है। अब ये कहां पे लेके जाएगा? ये जिस सेल के पास ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां लेके जाएगा और वहां इसको छोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। अब क्या करेगा? वापस आते समय भी ये गाड़ी खाली नहीं आएगी, कि किसी किसी को साथ में लेके आएगी। तो यहाँ पर सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई, तो ये सेल क्या वापस करेगा? अपना वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 वापस बाहर छोड़ेगी। यही CO2 ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को सेल पे दे देगा, वापस आते समय घूमते समय हीमोग्लोबिन प्लस CO2 बॉन्ड बनाएगी और डायरेक्ट कहां चली जाएगी? वापस लंग्स में जाएगी, लंग्स के थ्रू बाहर निकाल जाएगी। ये अपने को प्रोसेस पड़ता है नोस्टल, यानी कि अपने नाक से नोस्ट्रल से लेकर सेल तक का जो प्रोसेस है, इसका इस पूरे प्रोसेस को जिस सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आप अपने कोडिंग डेफिनेशन बना सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर से यानी एनवायरनमेंट से ली गई ऑक्सीजन, उसको हम अपने बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पे जो भी CO2 आई है उसको बाहर निकालना है और एनवायरनमेंट से ली गई अंदर ली गई ऑक्सीजन का एक सिस्टम पाया जाता है, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं। और डिटेल में और डीपली बात करें तो जो ऑक्सीजन ली गई है एनवायरनमेंट से, उसका ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है? अपने को एनर्जी मिलती है और इसी रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 मिलता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हम इसी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं और ऑर्गन का फंक्शन क्या है और वो क्यों जरूरत है। तो इसको वापस दे लेते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसका पूरा कहने का मतलब यही है कि जो भी ऑक्सीजन फूड मटेरियल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है उनका, इनके अंदर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज ऑक्सीजन द्वारा रिलीज की गई एनर्जी, ये क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। यानी कि सेल्स के अंदर फूड मटेरियल के तौर पर जो भी एनर्जी रिलीज की जाती है वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के थ्रू मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये बहुत लेवल की डेफिनेशन है। आपको ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, सेल्स के अंदर फूड मटेरियल कहां से आता है वो पता होना चाहिए, एनर्जी किस वे में मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिससे पता कैसे चलेगी, ये सारी चीजें इसके थ्रू पता चलेगी, यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है, कैसे सेल के पास पहुंचती है, ये पता रहेगा। तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे एटीपी के रूप में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होगी। फिर हम बात करें तो एक्सटर्नल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एक्सटर्नल ऑक्सीजन मतलब कि जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए। द ऑक्सीजन रीचेस इनटू लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम देयर, यानी कि देखो ऑक्सीजन पहुंचती है लंग्स के अंदर किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू। देयर इट कैरीड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये बॉडी की ऑल सेल के पास इसको लेकर जाया जाता है। याद रखना ब्लड का मेन फंक्शन यही है, ऑक्सीजन को कैरी करना। वैसे तो ये ब्लड लगभग 20 से 25 टाइप के फंक्शंस करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है। इसका अलग से सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल से मैंने ब्लड को बता दिया, ब्लड के अंदर ये होता है जो अपने रेस्पिरेशन में काम में आने वाला है, ये बढ़िया। अब बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? देखो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तीन भाग में, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है लोअर और एक होता है रेस्पिरेटरी मसल्स। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते क्या है? याद रखना, हम जब भी ब्रीथिंग करते हैं तो अपने को ऊपर की तरफ जो ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से? ये नोज है, माउथ है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ये सारे क्या करेंगे? ये अपर की तरफ, यानी कि लंग्स के ऊपर की तरफ जो भी ऑर्गन्स पाए जाएंगे, लंग्स को छोड़कर, लंग्स के जहां से स्टार्ट हो रही है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनको छोड़कर ऊपर की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर
जो ऑर्गन्स नजर आ रहा है वो क्या करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लोअर में क्या करेंगे, लोअर के अंदर ट्रेकिया है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स है, ये करेंगे लोअर, लोअर मतलब कि फेफड़ों के अंदर और उसके आसपास की स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो लोअर में करेंगे। और रेस्पिरेटरी मसल्स में आपको पता है डायफ्राम पाया जाता है लंग्स के नीचे, जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर गेन करते हैं और CO2 को वापस एक्सपेल आउट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी मसल, ये तीन टाइप को तीन पार्ट्स के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड रहता है। हम पर्टिकुलर एक एक पार्ट को लेकर इसको बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और डायफ्राम, ये सारे आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है नोज। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमने डायग्राम देखा, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया इसको अच्छे से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को या उसको हम तीन भाग में, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन तीन पार्ट्स को भी देखा था। हम पहला पार्ट लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर मतलब ऊपर वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि श्वसन तंत्र। ऊपर वाला कैसे, नॉर्मल से मैंने पहले बताया था आपको कि हम जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो अपने जो भी ट्रेकिया के ऊपर वाला जो भी पार्ट रेस्पिरेशन के अंदर काम आता है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोस्ट्रिल्स है, माउथ है, और भी अपने फेरिंग्स वगैरह है, लैरिंक्स है, वो सारी चीजें हैं जो क्या कहलाते हैं, वो अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो हम फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं नोज। सबको पता है नोज कैसी स्ट्रक्चर होती है, कहां पर पाई जाती है। मैं बात करूं नॉर्मल से, इस टॉपिक से हटकर ऐसे ही नोज के बारे में डिस्कस करें तो आपने क्या बात करेंगे, नोज एक बीच के अंदर, उसके अंदर एक हार्ड बोन्स पाई जाती है जो उसको दो भाग में, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। उसके अंदर मस्कुलर म्यूकस सिलिया और हेड्स पाए जाते हैं। हेड्स क्या करते हैं कि जो भी अंदर एयर आ रही है, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है उसको प्योरिफिकेशन का काम करता है। इसकी वजह से उसके अंदर से जो भी पोलन ग्रेन्स है, कोई भी रेत के यानी कि जो भी सॉइल पार्ट्स है, उन सबको क्या करती है, वो वहीं पर रोक लेती है, स्टॉप कर देती है, और अंदर की तरफ एक प्योर ऑक्सीजन को एंटर करते हैं। यही काम है नोज का। तो बात करते हैं हम नोज की। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नॉर्मल से पता है कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होता है, क्योंकि आप जब भी डायग्राम बनाया था हमने, तो इसको देखो, ये माउथ है, तो नोज के अंदर से एंटर करने वाली नेसोफेरिंक्स के थ्रू पहले जो भी ऑक्सीजन होगी या हवा होगी या एयर होगी, प्योर एयर होगी, वो क्या करेगी, नोज के अंदर से जाएगी। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन से डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय बोन व्हिच कंटेन मोर एंड मोर मेम्ब्रेन्स। देखो इसको दो भागों में ये डिवाइड किया गया है, बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है कि नोज की आपने संरचना देखी होगी, तो उसके अंदर बीच में एक हार्ड बोन पाई जाती है, जो उसके चारों तरफ बहुत सारा म्यूकस की लेयर्स पाई जाती है, और वो उस म्यूकस के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स है, लेयर्स पाई जाती है, उसके ऊपर सिलियास, हेयर्स पाए जाते हैं। यही होता है पोस्टीरियर एंड कॉल्ड नेसोफेरिंक्स। अब इसका जो नोज के पोस्टीरियर एंड रहेगा, यानी कि पीछे वाला जो एंड रहेगा, इसे नेसोफेरिंक्स बोला जाता है, जो लैरिंक्स का, फेरिंक्स का सबसे पहला पार्ट कहलाता है, नेसोफेरिंक्स कहलाता है। अब देखो इसके अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर इट हैज हेयर, सिलिया एंड म्यूकस नेसेसरी टू प्योर ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हेयर, सिलिया और म्यूकस क्यों होता है? देखो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी नोज के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी, उस ऑक्सीजन का प्यूरिफिकेशन लेवल लगभग 98% के आसपास रहेगा। याद रखना, लगभग 100% हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन रहेगा माउथ, उसके अंदर बात करेंगे तो जो माउथ के अंदर जो प्योर ऑक्सीजन रहेगी वो नोज के कंपैरिजन वो प्योर नहीं रहेगी। जो इसमें इसको प्योरिफिकेशन में हेल्प क्यों करते हैं, देखो हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वो हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स एयर के अंदर आने वाले पार्ट्स जो भी पोलन ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो अपने एलर्जी वगैरह उत्पन्न करते हैं, पोलन ग्लैंड्स है, सिलियास वगैरह, म्यूकस वगैरह पाए जाएंगे, जो इसके इंटरनल जो भी इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको नम रखते हैं, मॉइस्चर बनाए रखते हैं, ताकि उसमें क्या होता है कि एयर है जो प्योर होकर अंदर की तरफ चले जाए। तो नॉर्मल सी नोज की तो ये बात होगी, ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, इसको ये अपने आप को दो भाग में बांटता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, एक बोन्स के थ्रू, और बोन्स के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है म्यूकस की। पोस्टीरियर एंड इसका कहलाता है नेसोफेरिंक्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेसोफेरिंक्स कहलाता है, जो एक फेरिंक्स का भाग है। इसके अंदर हेयर, सिलिया और म्यूकस पाया जाता है, नेसेसरी टू प्योर, और नोज यानी कि जो नोज होता है वो नेसेसरी होता है प्योर ऑक्सीजन को अंदर एंटर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं अपना रेस्पिरेशन का दूसरा ऑर्गन, जिसका नाम है माउथ। क्या नाम है? माउथ। नॉर्मल से अपने माउथ को हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी।
मैंने और भी बताया था कि माउथ के अंदर से हम एयर को भी एंटर करवा सकते हैं थ्रू दी ओरिगोफेरिस के थ्रू। ठीक है, माउथ इंसान में बेशक इट यूज्ड इन ब्रीथिंग बहुत कम कंडीशन में, यानी नॉर्मल से हम बात करें तो मैक्सिमम चांसेस के अंदर हम नोज के थ्रू ही ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन इन रेयर कंडीशन हम माउथ के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। तो इन सम कंडीशन यूज्ड टू ब्रीथिंग बट द एयर इज नॉट प्योर देन टेकिंग बाय नॉस्ट्रिल्स। इसके अंदर से जो भी एयर प्योर नहीं होती है नॉस्ट्रिल्स से द्वारा ली गई एयर के मुकाबले, यानी कि जो नाक से द्वारा ली गई ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा प्योर होती है, माउथ से द्वारा ली गई ऑक्सीजन प्योर नहीं होती। क्यों नहीं होती? माउथ के अंदर बहुत प्रकार के अपने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम पाया जाता है जो एयर क्या होती है ज्यादा प्योर नहीं होती है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी अपने को एयर किससे लेनी चाहिए? नॉस्ट्रिल या नोज के थ्रू लेने चाहिए। ये दो मेन ऑर्गन्स हो गए किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दोनों जो बड़े एयर को एंटर कराने में काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे थर्ड, फेरिंक्स। देखो नाम, इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में। फेरिंक्स क्या होता है? ये एक कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेशन का। और फेरिंक्स क्या होता है? देखो फेरिंक्स को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। देखो फेरिंक्स का मैंने एक बार और आपको याद ही रहता कि फेरिंक्स कॉमन पैसेज तो होता है, लेकिन ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि मांसपेशियों द्वारा घिरी हुई मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो नेसोफेरिंक्स को एलिमेंट्री कैनाल से भी जोड़ती है। अब देखो नेसोफेरिंक्स वर्ड वापस आ गया। मैंने बताया था कि फेरिंक्स का पहला पार्ट होता है नेसोफेरिंक्स, जो नोस्ट्रिल्स के आसपास वाला एरिया, नाक के पीछे वाला पार्ट जिसे बोलते हैं नेसोफेरिंक्स, ये एलिमेंट्री कैनाल को जोड़ता है। फिर बात करें फेरिंक्स तीन पार्ट में अपने आप को डिवाइड करता है, नेसोफेरिंक्स नाक वाला, ओरियोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स, एक माउथ वाला और एक गले वाला। देखो इसको मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूं फेरिंक्स का, तो सुने। देखो फेरिंक्स के अंदर मस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है वो क्या करती है? वो एयर को और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने वाले फूड मटेरियल को एक पैसेज प्रदान करते हैं, यानी कि उसका जो मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा? फेरिंक्स के थ्रू रहेगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिक का ढक्कनुमा ग्लोटिस नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, वो डिवाइड करती है किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल को। क्या उसमें एक ढक्कन होता है या एक इलास्टिक का एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड मटेरियल एंटर करेंगे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देगी, और एयर के थ्रू यानी कि जब रेस्पिरेशन का काम करेगा तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर वो ऐसे बैरियर का काम करेगी। तो फेरिंक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको डाइजेस्टिव और रेस्पिरेशन के अंदर दोनों के अंदर पढ़ा जाता है। नेसोफेरिंक्स नाक वाला हो गया, तो ओरिगोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ओरियोफेरिंक्स क्या कहलाता है? ये माउथ वाला पार्ट रहेगा, मुंह के अंदर यानी माउथ से अंदर से जो भी इंटरनल जो भी जीभ के पीछे वाला पार्ट रहेगा वो, और लैरिंगोफेरिंक्स गले के पास वाला पार्ट रहेगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अंदर इसकी इलास्टिक वाली स्ट्रक्चर्स, वो क्या काम करती है? रेस्पिरेशन के थ्रू आने वाली एयर को एक कंटिन्यू मतलब उसका रिदम बनाए रखती है, यानी कि उसके बीच में अंदर गैप नहीं आने देती, और उसके अंदर जो भी कोई भी फूड के मटेरियल्स या छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उनको साइड में करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाने देते। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के तीन ऑर्गन्स को स्टार्ट किया। नोज के बारे में नॉर्मल से हमने पता चला कि ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये अपने आप को दो पार्ट्स है, दो भाग में बांटता है। किसकी वजह से? बीच के अंदर एक हार्ड बोल पाई जाती है, उसके ऊपर मस्कुलर और मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, सीलिया पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है और हेयर पाया जाता है। ये सभी इसको ऑक्सीजन को प्योर करने में हेल्प करता है। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो नेसोफेरिंक्स का होता है, इसके अंदर से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर माउथ की बात की थी तो मैंने कहा था कि बहुत ही रेयर, यानी कि सम कंडीशन बात करो या रेयर कंडीशन की बात करो तो इसमें ब्रीथिंग में काम में ले जाता है। इसकी एयर होती है वो प्योर नहीं होती, क्योंकि माउथ के अंदर क्या पाया जाता है? एल्कलाइन मीडियम होता है। और बात करें तो उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हम माउथ के थ्रू कुछ ना कुछ चीजें खाते रहते हैं तो उसके अंदर फूड के मटेरियल्स भी क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो एयर के साथ अंदर चला जाता है। फिर फेरिंक्स की बात की थी, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ये अपने आप को तीन भाग के अंदर डिवाइड करता है, नेसोफेरिंक्स, ओरियोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स गले वाला स्वर यंत्र के आगे ऊपर वाला भाग होता है। ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।